विंडोज 10 नहीं है वो। जी। वो क्या करें, इंस्टॉल करनी पड़ेगी विंडोज 10। आपके पास कौन सी विंडोज़ है? विंडोज 7 है सर, वो वही पुरानी। सर 8.1 है। विंडोज 7 पे तो खैर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो तो आप बेशक पुराना वेरिएंट डाउनलोड करके चला लें। ठीक है, वो तो विंडोज 10 के लिए था, दूसरा जो नया मैंने बताया। आप उससे एक आध पुराना भी कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा एक्चुअली। मतलब मैं तो खैर जाइलिंक्स आईएससी के इस्तेमाल के ज़्यादा हक में नहीं हूँ, ये थोड़ा पुराना है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हमें ये इसलिए इस्तेमाल करना पड़ता है कि जाइलिंक्स कुछ अरसे बाद कुछ एफपीजीएस की सपोर्ट जो है ना वो बंद कर देता है। तो अब जो हमारे पास लैब में किट्स हैं वो नए वाले जाइलिंक्स के वेरिएंट्स में सपोर्टेड नहीं है। तो एक खैर जो जेबो बोर्ड्स पड़े हैं वो तो सपोर्टेड हैं, लेकिन ये जो नेक्सस वाली किट्स हैं ये इसमें जो एफपीजे है वो उसमें सपोर्टेड नहीं है। तो हमें उसको सपोर्ट करने के लिए जाइलिंक्स आईएससी पे जाना पड़ता है प्रैक्टिकली। जो नया वर्जन है विवाडो वो यूज़ हो रहा होता है। तो खैर एनीवे मेरा ख्याल है कि हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। आप आके साथ से जो लोगों जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया सेटअप वो ले लें। अगर हो सका तो उसका लिंक शेयर कर दूंगा। खैर खैर का आपने लिंक भेजा है गैलिक का, तो वो सिर्फ विंडोज 10 पे काम करेगा? उसमें नीचे आप जाएंगे ना तो उसमें नए पुराने वेरिएंट भी पड़े हैं, यानी 14.7 विंडोज 10 वाला भी है, नॉर्मल 14.7 विदाउट विंडोज 10 वाला भी है, तो वो काम कर देगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, जब आप एक दफ़ा इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर आपको प्रोजेक्ट नेविगेटर जाइलिंक्स के अंदर एक चीज़ है उसको चलाना होगा। ठीक है। ओके अगर सर। मैं जिस तरह जो यूज़ कर रहा हूँ वो बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ 10 में सपोर्टेड नहीं था, तो उसके लिए एक आध फाइल चेंज करके वो चल जाता है। तो वो उसमें वो सिर्फ 32 बिट मोड में चलता है, आपका शायद 64 बिट वाला भी चल जाए। तो जस्ट ट्राई इट आउट, अगर कोई गड़बड़ आई तो आप 32 बिट प्रोजेक्ट पे आ जाना, वरना ये 64 बिट वाले आप म्यूट कर दें बेशक किसके जी। मोबाइल। मैंने कहा बाकी लोग आप बेशक म्यूट कर दें अनलेस के आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करना हो। ठीक है। ओके। सो करना हम ये आप चाह रहे हैं कि ये अब मैंने खोल लिया है जाइलिंक्स। इंस्टॉल करने के बाद अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये आईएससी इंस्टॉल किया और उसके बाद आपको कह लें कि प्रोजेक्ट नेविगेटर हमने खोला है जिसके अंदर हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, जस्ट लाइक जिस तरह सी प्लस प्लस वगैरह में भी हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं जिसके अंदर वेरिलॉग फाइल्स होती हैं, जिसमें सी फाइल्स होती हैं, तो इसमें वेरिलॉग फाइल्स होंगी और उसको हम चलाने की कोशिश करेंगे। तो प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, इधर भी न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, अगर आप खोलें और पहले से कुछ खुला हो तो आप इधर फाइल में आकर न्यू प्रोजेक्ट कर लें। ठीक है। सो इससे नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसकी आप लोकेशन कोई दे दें, बेहतर है कि सी यूज़र में ना दें, कई दफ़ा ये राइटेबल नहीं होती लोकेशन, तो कोई ऐसी लोकेशन दें जो राइटेबल हो। चलो मैं फॉर द टाइम बिंग डेस्कटॉप पे बना लेता हूँ, बाद में मैं इसको डिलीट कर दूंगा। लेट्स से कि लैब वाले पीसीज में शायद डेस्कटॉप पे भी आप ना लिख सकें, तो कोई और पाथ दे दीजिएगा, अपना फोल्डर कोई बनाकर उसके अंदर नाम इसका कोई दे देते हैं। लेट्स से कि मैं कहता हूँ काउंटर टेस्ट के नाम से बना लेता हूँ। ठीक है। और अच्छा, इसने मुझे इधर भी कह दिया कि रीड ओनली है, तो लेट्स से कि मैं ब्राउज करके किधर चला जाऊँ, डी में आबासीन में चला जाते हैं। हमारा फॉल 2020 चल रहा है, लेट्स से कि मैं फॉल 2020 में डीएलडी हमारा जो कोर्स चल रहा है उस उधर जाकर मैं ये बना लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पर खुला भी होगा कहीं पे मेरा ख्याल है, ये वाला फोल्डर, ये नहीं, मे बी मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊँगा पीछे होता क्या है। तो यहाँ पर कहीं पर डीएलडी का फोल्डर होगा। तो ये डीएलडी का फोल्डर है जिसके अंदर आप लोगों के क्विज़ेस असाइनमेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं, और यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है हमारा प्रोजेक्ट, लेकिन जब मैं प्रोजेक्ट नेविगेटर में कहूँगा कि भाई प्रोजेक्ट बनाओ तो यहाँ पर वो एक फोल्डर बना देगा। अच्छा, ये वाला जो पेज है यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं किस एफपीजे के लिए। अगर हमने सिर्फ सिमुलेशन चलानी हो जिस तरह अभी हम करने लगे हैं तो ये मैटर नहीं करता कि हम क्या एफपीजे सिलेक्ट करें, क्योंकि एंड पे सिमुलेशन तो चल जाएगी। लेकिन अगर हमने बाद में उसको टेस्ट भी करना हो तो फिर इसको हम देखते हैं कि भाई
कौन सा पार्ट नंबर था जिसको हम यूज कर रहे थे, ठीक है, कौन सा FPGA था जो हम यूज कर रहे थे। तो आपकी जिस तरह आप Nexus 3 की किट्स हैं, ठीक है, तो Nexus 3 की किट में जहां तक मुझे याद पड़ता है तो Spartan 6 FPGA है, ठीक है, और Spartan 6 जो है उसके भी आगे मेरा ख्याल है LX16 है, ठीक है। ये कैसे पता चलता है, ये आप अगर जाएंगे ना, मे बी मैं अगर गूगल पे सर्च करूँ Nexus 3 हमारी किट्स है, तो उसका कोई ना कोई वेब पेज मिल जाएगा, ठीक है, जिसपे उसकी डिटेल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि Nexus 3 बोर्ड फीचरिंग दी XC6 LX16 CS3F4 FPGA, ठीक है। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि Spartan 6 FPGA है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि भाई ये जो Nexus 3 है उसके अंदर वो अगर किट आपके हाथ में है तो उसके ऊपर वैसे ही लिखा हुआ होगा, यानी कि ये जो दरमियान में लगा हुआ ये FPGA है, इसके आप इसको करीब से देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा Spartan 6 और साथ ये नंबर लिखा होगा, ठीक है। तो ये वाले नंबर हमने ध्यान से डालने होते हैं, क्योंकि अगर ये गलत डाले तो फिर हम सही बना भी लें प्रोजेक्ट तो वो किसी और FPGA पे सिंथेसाइज करके चलाने की कोशिश इस पे करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला ये कि आपने ये Spartan 6 चूज किया, ठीक है। ये मैंने आपको बताया सिमुलेशन के लिए मैटर नहीं करता, लेकिन क्योंकि मैं बाद में चाहूंगा कि मे बी नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक्चुअल FPGA के ऊपर भी ले जाएं, तो इसलिए मैं इसको शुरू से ठीक ठीक कर रहा हूँ। LX16 मैंने देख लिया उसकी डिस्क्रिप्शन से, और ये जो CSG324 है ये उसका पैकेज होता है कि भाई आपके जो कहते हैं FPGA की नंबर ऑफ पिनें फर्क हो सकती हैं, यानी कि 196 पिन में भी आता है, 256 में भी आता है, 324 में भी आता है। अगेन ये जो पार्ट नंबर होता है इसके आखिरी डिजिट्स में लिखा होता है कि अच्छा ये क्या है, जिस तरह CS324 लिखा है इसका मतलब ये 324 पिन वाला Spartan 6 FPGA, ठीक है। आई डोंट थिंक यहाँ पे स्पीड ग्रेड लिखा होगा कहीं पे, वो आप अगर इसकी डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेंगे ना, डिजाइन डॉक्यूमेंट, तो वहां पर आपको शायद स्पीड ग्रेड भी मिल जाएगा, या आप बोर्ड के ऊपर देखेंगे तो वहां पर -1 या -2 या -3 लिखा होगा। तो ये हमने, चलो मैं बाय डिफॉल्ट -3 रहने देता हूँ। अच्छा, उसके बाद आप इनको अमूमन छेड़ने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर वेरिलॉग या VHDL मैंने आपको बताया 2 बड़ी लैंग्वेजेस हैं, तो अगर बाय डिफॉल्ट हम इधर आके देख लेंगे यहाँ पे वेरिलॉग ही सिलेक्टेड हो जो प्रेफर्ड लैंग्वेज है, क्योंकि हम इसको यूज करें। ये करूंगा तो ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब अगर मैं DLD के फोल्डर में जाऊं तो यहाँ पर आपको ये काउंटर टेस्ट नाम का फोल्डर नजर आ रहा है, और इसके अंदर इसने ये जो फाइल बनाई है .xisc, ये इसकी प्रोजेक्ट फाइल है। अभी और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, यानी और कुछ फोल्डर्स हैं बट जिसके अंदर हमारे काम की चीजें नहीं है, ये हमारी प्रोजेक्ट फाइल है, ठीक है। अच्छा, अब हम करना ये चाहते हैं कि इसके अंदर काउंटर का कोड लिखें, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सॉरी ये ऊपर चला गया, और आप कह देंगे कि न्यू सोर्स, ठीक है। सो न्यू सोर्स का मतलब है कि मैं नई एक कोड की फाइल बीच में ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं वेरिलॉग कोड लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको वेरिलॉग मॉड्यूल लिख दूंगा, और मैं इसका नाम रख देता हूँ लेट्स से काउंटर, और मैं कहता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पर आप इनपुट और आउटपुट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर मैं लिख दूं क्लॉक, रीसेट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, काउंट, और साथ बता दूं इनपुट है या आउटपुट है, और अगर बस सेलेक्ट करूं तो मैं कितने डाउन टू 0 है वो भी बता सकता हूँ। लेकिन टिपिकली मुझे ये ग्राफिकल इंटरफेस के बजाय टाइप करना ज़्यादा फास्ट लगता है, तो इसलिए मैं अमूमन इसको स्किप ही कर देता हूँ। तो ये मैंने फिनिश कर दिया, ठीक है। तो ये फिनिश किया तो ये आपकी इसने एक फाइल बना के दे दी जिसके अंदर उसने मॉड्यूल और उसका जो भी मैंने नाम रखा था वो बना दिया, उसकी इनपुट आउटपुट कोई नहीं रखी, और एंड मॉड्यूल लिख दिया, ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो इधर कोड लिख सकते हैं। टिपिकली वैसे मैं पसंद करता हूँ कोड लिखना Notepad++ में, ठीक है। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई आप गूगल पे सर्च करें Notepad++, ठीक है। तो आप सर्च करेंगे तो आपको Notepad++ का कोई डाउनलोड लिंक मिल जाएगा जो notepad++.org का, और इसमें से आप जाकर Notepad++ को डाउनलोड कर लें, ठीक है, और इंस्टॉल कर लें, ठीक है। तो जो इंस्टॉल करेंगे तो ये जिस तरह ये Notepad++ खुला हुआ, ये मैं क्यों पसंद करता हूँ, ये अलॉन्ग द वे जब हम जैसे जैसे एग्जांपल्स करते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा कि ये थोड़ा सा
एडिटर उसकी निस्बत बेहतर है जो कि इसके अंदर है। लेकिन ना भी करना चाहें तो ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, ठीक है। यानी आप चाहें तो इसी के अंदर कोड लिख लें, ठीक है। एक वजह जिसकी वजह से मैं करता हूँ वो इसकी कॉलम मोड है कि मैं इसमें चीज़ें कॉलम में सिलेक्ट कर सकता हूँ। यानी कि मैं अगर ऑल्ट, वैसे तो शिफ्ट दबा के रखें तो हम इस तरह से सिलेक्ट होता है, लेकिन अगर मैं ऑल्ट शिफ्ट दबाऊँ तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैं इस कॉलम को कहीं पे कॉपी करके कहीं पे पेस्ट कर सकता हूँ, जो कि काम की चीज़ है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कॉलम में चीज़ें इंसर्ट करना चाहूँ तो वो भी की जा सकती है, ठीक है। तो इस किस्म के कुछ काम है जो कि आप अगली एग्जांपल्स में आपको यूजफुल लगेंगे, तो वहाँ पर हो सकते। अच्छा, अब इधर मैं काउंटर का कोड लिखना चाहता हूँ, तो मैं आप लोगों को काउंटर का कोड तो पहले ही समझा चुका हूँ, तो इसलिए मैं बजाय उसको लिखने के मैंने इधर कहीं पे लेट से के कहाँ पर है खुला हुआ है, ये मैंने एक ऑलरेडी काउंटर डॉट वी जो है ना ये लिखी हुई है। सो इसमें वही सवाए इसके कि इसमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा भी है, मैं वो उड़ा देता हूँ फॉर द टाइम। ओके, सो लेट से कि मैं उधर से मैंने कॉपी किया और मैंने इधर पेस्ट कर दिया। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ थी जिसको मैं फिलहाल उड़ा रहा हूँ, ये आपको बाद में बताएंगे जब ज़रूरत पड़ी, ठीक है। ओके, तो ये अब मेरा वही वाला काउंटर हो गया जो कि हमने क्लास में डिज़ाइन किया था और इसका कोड देखा था। तो एग्जैक्टली वही वाला कोड है जो स्लाइड्स में हमने पिछली क्लास में कवर किया। ओके, तो यहाँ तक चीज़ हो गई कि प्रोजेक्ट में फाइल कैसे ऐड कर, ठीक है। ये जो मैंने फाइल ऐड की थी, न्यू फाइल जब की थी, तो अगर मैं अपने DLD के फोल्डर में काउंटर टेस्ट में चला जाऊं तो इसमें आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी ये वो वाली counter.v फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। सो अगर मैं इसको नोटपैड में खोलना चाहूँ, मैंने बाय डिफॉल्ट उसको नोटपैड से एसोसिएट किया हुआ, तो ये नोटपैड में खुल गई, ठीक है। ये अभी लिखा हुआ आ रहा है कि आज की तारीख में थोड़ी देर पहले ही क्रिएट हुई है, ठीक है। तो ये वो वाली फाइल है। ओके, सो आपने जब इसको टेस्ट करना है तो उसके लिए हमें इसका टेस्ट बेंच भी लिखना है। तो हम अगेन एक और फाइल ऐड करेंगे, राइट क्लिक करके मैंने कहा न्यू सोर्स, और अब मैं वेरिलॉग मॉड्यूल के बजाय लिख कह दूंगा वेरिलॉग टेक्स्ट फिक्सचर। टेक्स्ट फिक्सचर का मतलब है टेस्ट बेंच, ठीक है। तो मैं एक टेस्ट बेंच बनाना चाहता हूँ जिसका नाम TB_काउंटर मैंने रख दिया, ठीक है। सो ये किया और उसने मुझसे पूछा किस चीज़ का टेस्ट बेंच है। तो अभी तो खैर एक ही फाइल थी, तो अगर ज़्यादा फाइलें होती तो ये इधर पूछ रहा होता कि किसी को एक को सिलेक्ट कर लेते। तो हमने काउंटर का ही टेस्ट बेंच लिखना है, तो हमने काउंटर को ही सिलेक्ट किया, नेक्स्ट, फिनिश। अच्छा, ISC खैर पुराना हो गया, लेकिन इसकी एक अच्छी बात है जो कि विवाडो में बाय डिफॉल्ट नहीं है, जो नए वाले वेरिएंट में, वो ये कि टेस्ट बेंच ये जनरेट कर देता है जिसके अंदर ये काउंटर का इंस्टेंस उसने खुद ही से बना दिया है। ये रेज और वायर जो हमने डिक्लेयर करने थे ये उसने खुद ही से कर दिए। एक इसने एक इनिशियल का ब्लॉक भी लिख दिया जिसमें सब चीज़ों को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और उसने कहा अच्छा उसके बाद 100 नैनोसेकंड का इंतजार करें और दैट्स इट, ठीक है। 100 नैनोसेकंड तो खैर इसको ज़रूरी नहीं है कहना, लेकिन बहरहाल 100 टिक्स कहना चाहिए, ठीक है, उसका इंतजार करें। ओके, सो लेकिन मैं तो ये नहीं करना चाह रहा था, मैं तो जो मैंने टेस्ट बेंच आपको पढ़ाया था वो करना चाह रहा था। तो यहाँ पर वो भी मैंने लिखा हुआ है, ये वो वाला टेस्ट बेंच है। मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो मैं इस पूरे हिस्से को कॉपी किया और उधर जो कमेंट्स के नीचे हिस्सा था इस पूरे की जगह मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। तो ये वही कोड है जो कि हमने लिखा था जिसमें हमने रीसेट को 1 किया था, 0 किया था। शायद थोड़ा सा फर्क ये है कि नॉन ब्लॉकिंग इधर किया हुआ हमने, ब्लॉकिंग किया हुआ हमने, नॉन ब्लॉकिंग किया हुआ था। लेकिन बेसिकली इंक्रीमेंट को 1 किया, 2 पॉजिटिव क्लॉक गुजारे, इंक्रीमेंट को 0 किया, डिक्रीमेंट को 1 किया, तो ये सेम काम हो रहे हैं, ठीक है। ओके, खैर ऑनलाइन क्लास का ये फायदा है कि आपको क्लास में स्क्रीन इतनी अच्छी शायद ना नजर आ रही हो जितनी अभी आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रही हो, अनलेस कि आप मोबाइल पे हो तो आपको शायद ये इतना अच्छा ना नजर आ रहा हो। तो ये फायदा है कि आपको स्क्रीन अच्छी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ओके, सो बिल्कुल सर। तो ये हमारी ये टेस्ट बेंच हो गया। अब आप इसको टेस्ट कैसे करेंगे? ISC में ना इधर आपको ये 2 डॉट नजर आएंगे, ये रेडियो बटन इसे कहते हैं, जिनमें एक वक्त में एक सिलेक्ट होता है, इम्प्लीमेंटेशन या सिमुलेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है हम FPGA पे लेके जा रहे हैं, सिमुलेशन का मतलब है हम इसको टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो जब मैं इसको इम्प्लीमेंटेशन पे करता हूँ तो यहाँ पर टेस्ट बेंच की फाइल मुझे नहीं दिखा रहा,
लेकिन जब मैं सिमुलेशन में जाता हूँ तो ये मुझे टेस्ट बेंच की फाइल भी दिखा रहा है, और इसको प्लस करूँ तो ये मुझे बता रहा है कि इसके अंदर काउंटर की फाइल भी लगी। ठीक है, क्योंकि ये जो वेरिफिकेशन वाला कोड है ये टेस्टिंग के लिए है, इसने असल में है इस वाले कोड से हार्डवेयर नहीं बनेगा, जो counter.v के अंदर वाला कोड है हार्डवेयर उससे बनेगा। तो ये टेस्ट बेंच वाली फाइल जो है ना, ये बाय डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन में कंसिडर नहीं हो रही। अच्छा, ओके, सो इसको सिमुलेट करने के लिए Xilinx का अपना जो सिमुलेटर है ISE के साथ, iSIM उसको हम कहते हैं, तो iSIM सिमुलेटर है, इसमें सिमुलेट बिहेवियरल मॉडल को हम डबल क्लिक करें तो ये चल जाएगा। आप उससे पहले ये भी कर सकते हैं कि बिहेवियरल चेक सिंटेक्स कर लें। इससे क्या होता है, अगर कोई इसमें गलती हो सिंटेक्स की तो वो मुझे बता देगा, वो कहेगा कि अच्छा यार आपने तो ये रेज डिक्लेयर करना था, ये इसके बजाय वायर डिक्लेयर कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि अगर मैंने ये डिक्रीमेंट को वायर डिक्लेयर किया होता, ठीक है, और मैं बिहेवियरल चेक सिंटेक्स करता, तो इसने मुझे कह देना था कि यार ये एरर है। ठीक है, तो इस ये कह रहा है जी कि काउंटर टीबी काउंटर की 55वीं लाइन पे। अच्छा, अब उसने मुझे ये नहीं कहा कि वायर आपने डिक्लेयर किया हुआ है, इसने मुझे कहा है कि जब मैंने डिक्रीमेंट को वैल्यू 0 दी और इनिशियल ब्लॉक में दी, तो उसने कहा कि प्रोसीजरल असाइनमेंट टू अ नॉन रजिस्टर्ड डिक्रीमेंट इज नॉट परमिटेड। इसका क्या मतलब है, प्रोसीजरल असाइनमेंट का मतलब है जो ऑलवेज या इनिशियल ब्लॉक होते हैं, इनको प्रोसीजरल ब्लॉक्स भी कहते हैं, इसके अंदर आप इनको नहीं कर सकते, डिक्रीमेंट को नहीं कर सकते, क्योंकि ये रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर रेज नहीं है। ठीक है, रजिस्टर मैं नहीं यूज करूंगा, उन्होंने नॉन रजिस्टर ही कहा हुआ है, मगर ये रेज नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रेज डिक्लेयर कर दूं तो ये आपका, और दोबारा बिहेवियरल चेक सिंटेक्स करूं तो ये मुझे बता देगा कि चीज में कोई सिंटेक्स का मसला नहीं है। दो तरह के मसले होते हैं जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो या हार्डवेयर डिजाइन कर रहे हो। एक मसले होते हैं जो सिंटेक्स एरर्स होते हैं कि ये जो लैंग्वेज के रूल्स आप पूरे नहीं कर रहे, तो ये वो वाला एरर था कि भाई आप प्रोसीजरल ब्लॉक में जो चीज़ असाइन हो रही हो वो रेज डिक्लेयर होनी चाहिए। इसी तरह लेट्स से कि मैं इधर काउंटर को रेज डिक्लेयर कर दूंगा तो कोई और एरर दे देगा वो, क्योंकि काउंट जो है वो आउटपुट है इसकी। ठीक है, तो आउटपुट को वायर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा खैर इसने एरर नहीं दिया फॉर सम रीजन, वैसे देना चाहिए था। मे बी मैं इसको रन करूंगा तो वो देगा, चला के देखता हूँ शायद दे। अच्छा नहीं, उसने उसमें भी नहीं दिया, कमाल है। टिपिकली वैसे वो देता था, तो लेकिन एनीवे नहीं दिया तो नहीं दिया, अच्छी बात है। तो लेकिन टिपिकली आपने जो आउटपुट होगी उसको हमेशा वायर करना है। किसी और सिमुलेटर में कर रहे हुए तो वो आपको इधर एरर दे देगा, इसमें इसने एरर फॉर सम रीजन नहीं दिया जो कि मेरे ख्याल में देना चाहिए था। ओके, सो ये बिहेवियरल चेक सिंटेक्स मतलब है वो सिर्फ सिंटेक्स चेक करता है। दूसरी तरह के एरर होते हैं आपके लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर हम उसको कहते हैं कि जो आपने लॉजिक बनाई थी वही गलत थी। ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ थी। ठीक है, और वो आप वेव फॉर्म देख के देखेंगे। तो अब मैं वेव फॉर्म देखना चाह रहा हूँ कि जो मैंने इनपुट दी थी, अगर मैं इसको चलाऊं सिमुलेशन को, इनपुट्स दूं, आउटपुट्स को देखूं तो वो क्या बनेगी। तो उसके लिए आप इस सिमुलेट बिहेवियरल मॉडल को डबल क्लिक करना। ठीक है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चल जाएगी। ठीक है, और ये जो येलो सी ट्रायंगल बता रही है कि भाई मैं डॉलर स्टॉप पर आकर रुकी हूँ। ठीक है, तो इसमें बता रही है कि स्टॉप तक मैंने पूरा इसको चला दिया है। सो वो चला कहाँ दिया है। ठीक है, इसमें दो हिस्से आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, एक नीचे ये वाली स्क्रीन है, अगर मैंने कुछ डिस्प्ले किया होता तो वो इस जगह पे प्रिंट हो चुका होता। ठीक है, तो मैंने क्योंकि कुछ डिस्प्ले नहीं किया हुआ तो कुछ प्रिंट भी नहीं हुआ। दूसरा जो है हम जो जिसमें इंटरेस्टेड है वो ये वेव फॉर्म है। तो इसमें एक डिफॉल्ट डॉट WCFG जो वेव फॉर्म कन्फिग्रेशन फाइल है ये इसने बना दी है। ये इसने डिफॉल्ट फाइल बनाई है। इसको अगर मैं फुल व्यू में देखूं, मैंने इसको राइट क्लिक किया है और मैंने कहा टू फुल व्यू, तो इसका मतलब है कि जितनी पूरी सिमुलेशन चली है उस पूरी के पूरी को मुझे दिखा दो। ओके, सो अब अगर हम इसमें देखें, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि हमें ये नजर आ रहे हो। तो इसने बाय डिफॉल्ट जो सिर्फ टेस्ट बेंच के सिग्नल से वो ऐड किए। ठीक है, और उसमें उसने कहा है कि जी ये क्लॉक है, रीसेट है, इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है और ये काउंट है। दैट से कि मैं काउंट को उठाकर ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ। ठीक है, सो मैंने सिंपल क्लिक करके साथ ही ड्रैग करके नीचे ले आऊँ तो नीचे आ गया, और लेट से कि मैं दोबारा फुल व्यू पे ले आता हूँ। तो क्या हुआ, सबसे पहले रीसेट का सिग्नल आया। रीसेट का सिग्नल आया, उसको उससे क्या हुआ, काउंटर जो है वो 0 हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारा
इंक्रीमेंट का सिग्नल आना था एक साइकिल छोड़ के, जो कि इस जगह पर पहला पॉजिटिव क्लॉक आया, इस पॉजिटिव क्लॉक पे नहीं है क्योंकि इसके बाद हो रहा है, इस पॉजिटिव क्लॉक पे इंक्रीमेंट 1 है। अगर हम इधर देखें तो काउंट इंक्रीमेंट नहीं हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब है कोई गड़बड़ है, ठीक है। तो मैंने पुराने किसी कोड से कॉपी पेस्ट किया, तो हो सकता है कि उसके अंदर कोई गड़बड़ रहेगी, ठीक है, तो जिस वजह से ये इंक्रीमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एक तरह से अच्छी चीज भी होगी है कि हमें डिबगिंग का भी पता चल गया, ठीक है। अच्छा, जब ये नहीं चलेगा तो आप क्या करेंगे, ठीक है, इसको असूली तौर पे इंक्रीमेंट होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, तो अब हम इधर से बैक ट्रेस करेंगे कि अच्छा काउंट किधर से आ रहा था, ठीक है। उसके लिए मैं उस फाइल में चला जाऊंगा कि यार काउंट किधर से आ रहा था। तो मैंने इस जगह पर जो UUT बनाई हुई थी, इसके अंदर मैंने ये काउंट आ रहा था, और काउंट जो था ना उसमें एक इनेबल आना था और एक रीसेट आना था, और इनेबल जो था वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से आना था, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये वाले सिग्नल भी ऐड कर लेता हूँ। ये वाले सिग्नल कैसे ऐड करेंगे, टॉप लेवल में मैंने लेफ्ट साइड पे ये जो दो आपको विंडोज नजर आ रही है ना, ये बता रहा है कि आपका टॉप लेवल है टेस्ट बेंच, उसके अंदर UUT क्या चीज है, ये जो हमने टेस्ट बेंच बनाया था उसके अंदर हमने इंस्टेंस का नाम रखा था, अगर आपको याद हो, ये काउंटर है, इसका एक नाम रखा था, तो यूनिट अंडर टेस्ट उसका नाम रखा था। तो ये जब मैं सिमुलेटर के अंदर, जो कि अलग से एक विंडो खुली हुई है, उसके अंदर ये उसका नाम के हिसाब से बता रहा है कि UUT जो आपने कहा था ना, यूनिट अंडर टेस्ट, उसके सिग्नल्स ये हैं। उसके अंदर मैं देखूं तो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, क्लॉक, सारे सिग्नल है। अगर मैं इन सब को वेव फॉर्म में ऐड करना चाहता हूँ तो मैं UUT को राइट क्लिक करूंगा और मैं कह दूंगा ऐड टू वेव विंडो, तो इससे ये ऐड हो जाएंगे। मगर सिमुलेशन क्योंकि ऑलरेडी चल चुकी है तो वो नजर नहीं आएंगे कि उनकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हमें सिमुलेशन दोबारा चलानी पड़ेगी। उसके लिए अगर आपने कोड में कोई चेंज नहीं की तो तब आप इधर ही से सिमुलेशन को दोबारा चला सकते हैं। कोड को चेंज किया फिर इसको बंद करें और दोबारा से सिमुलेट करें। लेकिन अगर कोड में कोई चेंज नहीं की तो हम कहेंगे रीस्टार्ट, तो इसका मतलब है कि दोबारा स्टार्ट से चलाओ। और हम रन ऑल, रन स्पेस ऑल कहेंगे तो ये दोबारा चली और दोबारा इसने स्टॉप पर आकर रोक दिया। अब मैं आके देखूं तो यहाँ पर ये सारे सिग्नल आए हुए हैं, ठीक है। सो जूम फुल व्यू किया तो यहाँ पर मुझे आप कुछ रेड रेड नजर आ रही है कि भाई इनेबल की वैल्यू तो x है, मार्क्स आउट की वैल्यू भी x है, और मुझे कोई इंक्रीमेंट आउट और डिक्रीमेंट आउट के सिग्नल नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी क्या वजह है, इसकी वजह यह है कि जो मैंने कोड इस्तेमाल किया था ये थोड़ा सा इसमें एक चेंज थी जो मैं आपको बताता हूँ। सो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि काउंट क्यों नहीं इंक्रीमेंट हुआ। मैं आके कोड में आके देखूंगा कि अच्छा काउंट इंक्रीमेंट करने के लिए क्या सिग्नल आना था, इनेबल का सिग्नल आना था, और जब इनेबल आना था तो मार्क्स आउट इसमें असाइन होना था। तो इनेबल खुद x है और मार्क्स आउट x है। तो हम देखेंगे अच्छा इनेबल क्यों x है और मार्क्स आउट क्यों x है। तो हम इनेबल को देखेंगे कि इनेबल किधर असाइन हो रहा है। इनेबल जहां से असाइन हो रहा है वहां पर इंक्रीमेंट आउट और डिक्रीमेंट आउट से हो रहा है, जबकि हमने जो डिजाइन किया था उसमें इन सिग्नल्स का नाम था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट आउट और डिक्रीमेंट आउट कोई चीज ही नहीं थी, तो इधर इंक्रीमेंट आउट और डिक्रीमेंट आउट आ रहा है। ये क्यों यहाँ पर पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने जो कोड अभी कॉपी किया था वो इधर से किया था, और उसके अंदर मैंने दरमियान में एक और मॉड्यूल बनाया हुआ था डिबाउंसिंग का, जो हमें अगले लेक्चर में चाहिए होगा। तो उसके अंदर फिर हमने ये सिग्नल के नाम को चेंज किया था। तो ये एक तरह से बाय एक्सीडेंट अच्छी चीज होगी कि हमें एक बग नजर आ गया, और उस बग को हमने फिक्स भी क्लास के अंदर करने के लिए देख लिया कि क्या करना होता है। क्या करना होता है, जो चीज सही नहीं आ रही वहां से उल्टा चलना शुरू करें कि अच्छा उसको किस वैल्यू ने साइन करना था, इनेबल और मार्क्स आउट ने करना था। तो हमने जाकर देखा अच्छा वो जब हमने वेव फॉर्म में डाला वो x आ रहे थे। वो x क्यों आ रहे थे, क्योंकि इंक्रीमेंट आउट और डिक्रीमेंट आउट जो है वो कभी असाइन ही नहीं हुए थे। और ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आउट क्यों आ गए, वो फिर जब इस लेवल तक पहुंचे तो हमें समझ आ गई कि अच्छा यार ये तो कोड में मैंने चेंज की थी, इस वजह से मसला है। तो मैं इस कोड को में जो चेंजेस थी उनको पूरी तरह अंडू नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको उड़ा दिया। एक तो मुझे इंक्रीमेंट आउट और डिक्रीमेंट आउट की जरूरत नहीं है, दूसरा ये जो इंक्रीमेंट है मुझे ये यहाँ पर चाहिए, ठीक है। बगैर दोबारा टाइप करने के बजाय आप अगर डबल क्लिक करें तो सिलेक्ट हो जाता है, कॉपी करें पेस्ट करें। इसका फायदा ये होता है कि आपका कोई स्पेलिंग मिस्टेक होने का चांस भी नहीं होती। तो अब ये वाला कोड वही हो गया है जो कि हमने क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अब क्योंकि मैंने कोड में चेंजेस किए हैं तो अब मैं अगर इधर से रीस्टार्ट और रन ऑल करूंगा तो चीज ठीक नहीं होगी, क्योंकि ये कंपाइल नहीं करता। ये जो सिमुलेटर है ना, ये सिर्फ उसको सिमुलेट करता है, कंपाइल वो वहीं पर ही होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर रीस्टार्ट कर भी दूं और रन ऑल कर भी दूं तो
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उसी तरह का उसी तरह एक्स का एक्स रहा, काउंटर वही रहा, क्योंकि इसने जो पुरानी चीज लोड की हुई थी ये उसको उसी तरह ही चलाने की कोशिश कर। आई थिंक रीलॉन्च से ये दोबारा कर लेगा, मे बी मैं इसको रीलॉन्च करके देख लेता हूँ। अच्छा एक मिनट, रीलॉन्च नहीं करता, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये जो मैंने वेव फॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन, आप वेव फॉर्म को सेव कर सकते हैं ताकि अगली दफा वही यूज हो जाए, ठीक है। तो मैं इसका नाम कोई भी रख देता हूँ, लेट्स से वेव WFCG फाइल, ठीक है। तो अब ये वाली फाइल सेव हो गई। लेट मी ट्राई इट आउट। मैं रीलॉन्च के बजाय हमेशा वो करता हूँ, तो फेल टू कंपाइल सोर्स कोड, दोबारा लॉन्च किया तो उसने दोबारा चलाने की कोशिश किया मगर वो फेल हो गया। मैं इसको बंद करता हूँ, टिपिकली मैं इसको बंद करता होता हूँ और यहाँ पर आकर दोबारा इसको चलाते। मैंने इसका सिंटेक्स चेक किया तो उसने कहा कि नहीं भाई कोई गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, उसने कहा कि हाँ ये सिलेक्ट लाइन भी आ रही थी ना, तो सिलेक्ट लाइन इंक्रीमेंट आउट अभी भी आ रहा था इसके अंदर, तो मैं इधर से इंक्रीमेंट को करता हूँ कॉपी और इस जगह पर आकर कर देता हूँ पेस्ट। ओके, अब दोबारा इसका सिंटेक्स चेक करता हूँ, ठीक है। यानी रीलॉन्च किया तो उसने रिकम्पाइल किया था, लेकिन क्योंकि कंपाइलेशन एरर आया तो उसने रिपोर्ट कर दिया। अब वो कंपाइलेशन एरर रिजॉल्व हो गया, मैं दोबारा इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ये दोबारा रन हुआ, चला और सब कुछ एक्स आ रहा है। ओके चलो, ये भी एक अच्छी चीज होगी कि सब कुछ एक्स आ रहा है। उसकी वजह ये है कि ये एक और कॉमन गलती लोग कर जाते हैं जो कि मैंने अभी की, ठीक है। वो ये कि मैंने ऊपर इसको क्लिक किया हुआ था जो कि यूयूटी थी और इधर सिमुलेट बिहेवियरल मॉडल कर दिया। अगर मैं ये करूंगा तो वो टेस्ट बेंच के बजाय इसको सिमुलेट करने की कोशिश करेगा, तो इसके अंदर तो हमने कुछ किया ही नहीं हुआ ना, ये तो यानी इसमें कोई क्लॉक जनरेट नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो इस वजह से सब कुछ एक्स आ रहा है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। आपको क्लिक किसको करना है, टेस्ट बेंच को, ठीक है, क्योंकि बेसिकली आपके प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा टेस्ट बेंच हो सकते हैं। तो ये आप जिस टेस्ट बेंच को क्लिक करके कहेंगे सिमुलेट बिहेवियरल मॉडल, ये उसको चला देगा। तो हमारे केस में था तो एक ही, लेकिन मैंने क्लिक गलती से नीचे वाली डिजाइन फाइल को किया था, तो ये बात का आपसे भी गलती होने का चांस है। तो इसके बजाय आप टेस्ट बेंच पे क्लिक करके सिमुलेट बिहेवियरल मॉडल करेंगे तो ये चीज चल जाएगी, ठीक है। ओके सो अब अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, सो अब आपको काउंट की कुछ वैल्यूज भी नजर आ रही होंगी 1। मैं दोबारा राइट क्लिक करके जूम टू फुल व्यू करता हूँ, तो अब आप अगर इधर देखें तो काउंट की वैल्यू, अच्छा यहाँ पर भी आप, अगर हमने एक फाइल सेव की थी याद होगा, ठीक है, तो अगर मैं उसको लोड करना चाहूँ तो आप इधर जाके कह सकते हैं फाइल ओपन और wave.wcg, ठीक है। तो अब ये वो वाले तरतीब से सिग्नल बन जाएंगे जो हमने लास्ट टाइम रखे थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि सिमुलेशन चल चुकी है तो मुझे इसको दोबारा चलाना पड़ेगा। मैं इधर कहूँगा रीस्टार्ट और रन ऑल, ठीक है। तो ये दोबारा चली और ये जो मेरी वेव फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन WCFG फाइल है ये बन गई। और अब आप इसमें देखें, अब वो इंक्रीमेंट आउट डिक्रीमेंट आउट नहीं है, अब ये बिल्कुल ठीक ठीक काम कर रहा है। लेकिन जो हमारे काम के सिग्नल थे वो ये थे कि मैंने रीसेट किया तो काउंटर 0 हुआ, फिर यहाँ पर पहला इंक्रीमेंट आया तो काउंटर 1 हुआ, यहाँ पर दूसरा इंक्रीमेंट आया तो काउंटर 2 हुआ, यहाँ पर डिक्रीमेंट आया तो काउंटर 1 हुआ। इसका मतलब है काउंटर अब ठीक काम कर रहा है, ठीक है। तो अब इमेजिन करेंगे जो गलतियां अभी कोड में थी, मैंने अगर ये सिमुलेट ना किया होता तो वो गलतियां ना पकड़ी जाती और मैं उसको FPGA पे ले जाता, तो FPGA पे चलाता तो कोई आउटपुट ही ना आ रही होती। आउटपुट ही ना आ रही होती तो फिर मैं कहता कि यार ये क्या मसला है, तो डीबग कैसे करें। तो वहां पर डीबग करना मुश्किल हो जाता है और जरा लंबा साइकिल उसका होता है, इसलिए बेहतर ये होता है कि हम इसी स्टेज पर इसको डीबग करें। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं और भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके अंदर आप चाहें तो डिवाइडर्स वगैरह भी डाल सकते हैं। जिस तरह मैं अगर इधर कहूँ, ये वैसे आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या क्या करना है। जिस तरह मैं अगर ये डिवाइडर इसने बना दिया, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि अच्छा जो UUT के सिग्नल्स थे वो इससे नीचे नीचे, ठीक है, और ऊपर टेस्ट बेंच के सिग्नल है, ठीक है। फिर इसी तरह काउंट को मैं अगर बाइनरी में देखने के बजाय डेसिमल में देखने में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं राइट क्लिक करके रेडिक्स पे जाके कह सकता हूँ कि यार मुझे लेट्स से अनसाइंड डेसिमल में दिखा दो, ठीक है। कि माइनस में नहीं, ये प्लस में हमेशा जाना है, तो मैंने इसलिए इसको कह दिया कि मुझे अनसाइंड डेसिमल में दिखा दो, तो अब मुझे डेसिमल में दिखा रहा है। हार्डवेयर उसी तरह है, नीचे हमेशा बाइनरी में चीज होती है, लेकिन यहाँ पर 0 1 2 इस तरीके। जूम वगैरह करने के लिए कुछ
कंट्रोल जो मैंने एक तो आपको बताया, राइट क्लिक करके जूम फुल अक्सर मैं करता होता हूँ। फिर उसके बाद अगर मैं किसी खास एरिया पे देखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल इस जगह पे कोई गड़बड़ आ रही होती, तो फिर ये आप उधर क्लिक करेंगे तो मार्कर आ जाएगा, और उसके बाद अगर आप जूम को क्लिक करेंगे ना तो वो उस जगह पर जूम होना शुरू हो जाएगा। ये बड़ा काम का फीचर है, क्योंकि अमूमन हम शुरू में जूम फुल कर लेंगे, और जिस जगह पे गड़बड़ आ रही हो, फॉर एग्जाम्पल इस जगह पे गड़बड़ आ रही होती, मैं इस जगह पे जूम करना शुरू होता तो इस जगह पे जूम होना शुरू हो जाएगा, जूम आउट से जूम आउट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसी की शॉर्टकट भी है यहाँ पर, जूम टू फुल जो राइट क्लिक करके मैंने किया था, और जूम टू कर्सर भी है, जो कि आप 2 कर्सर अगर लगाएं तो उनको मेरा ख्याल है जूम करता है, कि अगर मैं ये करके जूम टू कर्सर करूंगा तो वो उनको कर लेगा। ठीक, लेकिन टिपिकली मैं जूम टू कर्सर से ज़्यादा पसंद यही करता हूँ कि एक जगह पर रख के उस जगह पर जूम करना शुरू कर दूँ, और शुरू में आपने फुल व्यू कर लिया और इसको देख लिया। अच्छा, बाज़ ये होता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये एक टाइम के लिए चलता है, उसके बाद ये रुक जाता है। अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहें तो इसमें रन स्पेस कंटिन्यू भी कर सकते हैं आप। उससे क्या होगा कि ये आगे सिमुलेशन चलती रहेगी और वो चलती जाएगी, और उसको जब आपने स्टॉप करना होगा तो आप इधर से पॉज कर दें। ठीक है, पॉज नहीं हुआ, नहीं हुआ, हो गया मेरा ख्याल है, पर इधर मुझे क्लिक नहीं नजर आ रहा। होना चाहिए था वैसे, पर फॉर सम रीजन चली जा रही है। मेरा ख्याल है कि ये चली जा रही है, लेकिन एनीवे, सो आप कंटिन्यू इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, इधर से पॉज क्यों नहीं हुआ भाई? चलो एनीवे, अच्छा एक और जो आप काम कर सकते हैं वो ये भी कर सकते हैं कि इधर आप इसकी प्रॉपर्टीज सेट कर दें। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें एक ऑप्शन ये भी आई हुई है कि आपकी वेव फॉर्म फाइल कौन सी होगी, कस्टम वेव फॉर्म, यूज कस्टम वेव फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल। मैंने जब चलाया था तो बाय डिफॉल्ट मेरी वाली फाइल नहीं खोली थी, वो मुझे खोलनी पड़ी थी। अगर मैं वो नहीं चाहता तो मैं इधर से चूज करके कह सकता हूँ कि भाई ये जो मैंने कही हुई है ना वही वाली फाइल। ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा हैं, यानी ये अगर आपको आखिरी 1-2 चीजें नहीं भी समझ आई तो डजंट मैटर। ठीक है, इसी तरह ये 100,000 नैनो सेकंड के लिए चलता है। अगर आप इसको यहाँ से रन फॉर स्पेसिफाइड टाइम खत्म कर दें तो ये उसके लिए नहीं चलेगा, ये बस मेरा ख्याल है शुरू में ही रुक जाएगा। ठीक है, तो मैं अप्लाई करूँ, ओके करूँ, तो अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट इसने वही वाली वेव फॉर्म उठा ली जो कि मैंने पहले से रखी हुई थी, और इससे सिमुलेशन चलाई नहीं। ठीक है, तो मैं अगर इसको चलाना चाहूँ तो मैं इधर रन ऑल कह सकता हूँ, वो रन ऑल पे खुद ही जाकर डॉलर स्टॉप पे रुक जाएगा। ठीक है, और तो मैं टिपिकली वैसे इस किस्म का काम करना चाह रहा हूँ कि मैं क्योंकि जब आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सा बड़ा होता है उसके अंदर आपकी काफ़ी सारी कह लें कि ये आ जाती हैं, सिग्नल्स काफ़ी सारे आते हैं, आपने वो सेव किए होते हैं, डीबग कर रहे होते हैं, तो आप बार बार दोबारा जब चलाते हैं तो आप ये नहीं चाह रहे होते कि डिफ़ॉल्ट वाली खुले। तो मैं प्रोजेक्ट में ये वाली सेटिंग अमूमन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टेस्ट बेंच। सो अब हम एफपीजीए के 2 बड़े काम कर चुके हैं। पहली चीज़ हमने देख लिया कि वेरिलॉग में कोड कैसे लिखना है, दूसरी चीज़ हमने ये देख ली कि उसका टेस्ट बेंच कैसे लिखना है और उसको सिमुलेट कैसे करना है। तीसरी चीज़ है कि उसको हमने एक्चुअल में रन कैसे करना है एफपीजीए पे। ये हम इंशाल्लाह आप करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और मैं भी इधर क्लास हम रोकते हैं और अटेंडेंस में ले लेते हैं।